बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड इट्स लॉ, या इनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये लॉ ऑफ मोशन किसने एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन जो है, सबसे पहले अगर हम गौर से देखें या इस चीज़ को नेचुरली हम स्टडी करें तो हमारे पास जो है लॉ ऑफ मोशन के बारे में जो पहला कंसेप्ट था वो अबू अली सीना ने दिया। ठीक है, अबू अली सीना ने ये कंसेप्ट दिया था कि हमारे पास जो है बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहती है, और बॉडी अगर मूव ठीक है रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहती है। इसके ऊपर ठीक है कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वो परमानेंट जो है मोशन वाली बॉडी परमानेंट मोशन में ही रहेगी, और जो रेस्ट पे है वो परमानेंटली रेस्ट पे ही रहेगी। लेकिन इन चीज़ों को अगर देखें तो बाद में स्टडी किया गया, ठीक है, और 18 सेंचुरीज़ के अंदर जो है इन चीज़ों को स्टडी किया, जिसका नाम था आइसा न्यूटन। आइसा न्यूटन अपनी बुक प्रिंसिपा पे यह अपने लॉ को एक्सप्लेन करता है, और अपने लॉज के अंदर फिर वो ठीक है एक्सप्लेनेशंस देता है कि फोर्स क्या है, बॉडी एट रेस्ट क्या है, बॉडी इन मोशन क्या है, और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, या फिर हमारे पास रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम कौन सी होती है और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सी होती है। और फिर हम न्यूटन्स के लॉ को एक ठीक है कंपेयर करते हैं 19 सेंचुरीज़ के अंदर आइंस्टाइन के साथ, तो देखते हैं हम बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ आ जाती हैं जिनमें वो वायलेट हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जो लॉ होते हैं वो एक लिमिट तक क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। अगर वो एक चीज़ एक लिमिट तक एप्लीकेबल होगी तो इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या होती है, वो फिर वैलिड रहती है एक लिमिट तक, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ अ लिमिटेड पॉइंट। और इसको फिर बेसिकली हम देख रहे हैं दैट इज़ अ क्लासिकल मैकेनिक्स, ओल्ड मैकेनिक्स की बात कर देते हैं। तो लॉ ऑफ ठीक है फोर्स या न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस पे जाने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए हमारे पास व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, कि फोर्स क्या चीज़ है। तो कहता है हमारे पास फोर्स क्या चीज़ है, फोर्स इज़ एन एजेंट। ठीक है, एक एजेंट है। ठीक है, कैसा एजेंट है, एक ऐसा एजेंट है जो कि रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करता है, मोशन में लेके आता है। ठीक है, या फिर ये मूव करती हुई बॉडी के ऊपर एक्ट करता है और उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, या तो स्टॉप करने की कोशिश करता है या मोशन में लेके आने की कोशिश करता है। दोनों सूरतों में वो चीज़ जो इस बॉडी को मूव करवा रही है या इस बॉडी को मूव करवाने से रोक रही है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ होती है, इस चीज़ का नाम उसने रख दिया दैट इज़ अ फोर्स। ठीक होगा, इसका मतलब यह होगा कि फोर्स जो होती है वो एक ऐसी हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है, एक नई हमारे पास क्वांटिटी आ गई है जो कि हमारे पास व्यू करवाती है कि कैसे बॉडीज़ को मूव करवाया जा सकता है और कैसे बॉडी को रोका जा सकता है। और इस चीज़ के ऊपर अगर हम देखें, ठीक होगा, तो फिर जब फोर्स की बात करते हैं तो फिर हमने अभी कहा कि फोर्स के ऊपर जब जाएंगे तो फिर फोर्स की एक और डेफिनेशन भी बनेगी कि हमारे पास जो है सेकंड लॉ पे जाएंगे, वहाँ पे सीखेंगे भी कि जब हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होती है, एम होती है, मास होता है कोई, और जब वो मूव करता है तो वो इनिशियल पोजीशन मीन इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ मूव करके जाता है, और वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो देन उसके लिए फिर हम ये भी लगाते हैं F इज़ इक्वल टू एम ए, या सादा लफ्ज़ हम ये भी कह देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड फोर्स। ठीक होगा, और इसकी हम यूनिट लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन हम लिखते हैं एम एल टी -2। ठीक होगा, सेम इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो नेक्स्ट पे अभी हमने कहा कि हमारे पास जो है जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे मूवमेंट करेगी, अगर वो मूवमेंट करेगी तो देन आप देखें ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बॉडी है, इसमें मैं फोर्स लगाता हूँ, इसमें मूवमेंट तो आती है, लेकिन ये अपनी मूवमेंट के ख़िलाफ़ तो क्या करती है, रेजिस्ट भी करती है।
वो प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी, वो खुसूसियत जो कि उसकी मोशन या जो उसकी हालत रेस्ट या हालत मोशन के दौरान क्या करती है, अपोजिशन प्रोवाइड करती है, वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एंड, ठीक है, नोन एज इनर्शिया। और इसीलिए हम न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कि न्यूटन का जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है दैट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उसकी रीज़न ये है कि लॉ ऑफ इनर्शिया इसको इसलिए कहा जाता है कि हर एक बॉडी जो है अपनी स्टेट, उसकी स्टेट वो रेस्ट की हो, उसकी स्टेट वो मोशन की हो, दोनों सूरतों में अगर हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उसके ख़िलाफ़ मज़ामत करेगी, और अगर वो उसके ख़िलाफ़ मज़ामत करेगी तो वो जो उसकी मज़ामत होती है दैट इज़ इनर्शिया। और याद रखने अपने दैट इज़ आल्सो, ठीक है, अनदर डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, इनर्शिया। और देर जो अनदर डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मैस, कि कितना मैस है उस बॉडी के अंदर, ठीक है। द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ, हमारे पास जो मैस होता है या मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो होता है एक्चुअली उसको भी हम क्या कहते हैं कि वो उसका इनर्शिया है, ठीक हो गया। तो मैस की जो क्वांटिटी होती है कि जितना ज़्यादा मैस होगी उतना ज़्यादा मुजामत करेगी। देखिए आप बॉल है, हार्ड बॉल है, आप उसको हिट करते हैं, आप पकड़ लेते हैं उसको, लेकिन उसी की बनस्बत आप, ठीक है, वहाँ पे वो हैवी पत्थर फेंकते हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी आप पकड़ते हैं, लेकिन क्या है वो आपको ज़्यादा नुकसान देता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड बॉल। सेम, फिर उसकी वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो वो आपको और नुकसान देगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मैस है, कि ये मैस की एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ बॉडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी होता है। जितना आपके पास मैस ऑफ द बॉडी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं आई डायरेक्ट डिपेंड करता है एम पे। व्हाट इज़ आई, आई फॉर इनर्शिया, एंड व्हाट इज़ एम, एम फॉर मैस। इसका मतलब ये हो गया कि मैस और इनर्शिया का ज़्यादा आपस में कंसर्न है। और आपको ये भी पता है कि जहाँ पे मैस ज़्यादा होगा वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा चाहिए होगी। इसका मतलब ये हो गया कि मैस ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, और मैस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन चीज़ों को हम जाके आगे नेक्स्ट लॉ में स्टडी करेंगे कि वो हमारे पास क्या चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। तो यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे थे, और जब फोर्स की बात की तो उस फोर्स की बात के ऊपर हम जाते हैं अब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है। कि हम फर्स्ट लॉ की बात करना चाहेंगे यहाँ पे। अभी तक हमने सिर्फ डिस्कस किया फोर्स को, उसकी रेजिस्टेंस को, एंड उसके अंदर जब वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही होती है तो एक्चुअली वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मैस हो रही होती है, और वो इनर्शिया होता है। तो ये सारी कंसर्न जो है फर्स्ट लॉ में हम आगे देखेंगे कि हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो हम जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहता है कि हमारे पास अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मैस m है, और ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, तो ये सारी ज़िंदगी किस पे रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी उस वक्त तक जिस वक्त तक इसके ऊपर हम कोई फोर्स ना लगा लें, इस वक्त तक जिसके वक्त तक हम इसके ऊपर कोई एजेंट ना लगा दें जो इसकी हालत रेस्ट को तब्दील करके, और जब इसके ऊपर वो फोर्स लगेगी तो दैन इसको क्या करवाना शुरू कर देगी, मूव करवाएगी, और वो डिस्प्लेस कर जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। इसका मतलब जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इनिशियल और फाइनल चेंज उसके अंदर आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी जब तक रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, एंड बॉडी इन मोशन, और बॉडी मोशन में है, विल रिमेन इन मोशन, तो वो मोशन में ही रहेगी इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे पास काज जो है, ठीक है, ये काज रीज़न जो है वो फोर्स की है, वो फोर्स की रीज़न है जो किसी बॉडी को रेस्ट से किस में ले जाती है, मोशन में, और किसी बॉडी को मोशन से क्या करती है, रेस्ट में ले आती है। इसका मतलब वो काज वो रीज़न जो किसी बॉडी को मूव करने पे मजबूर करती है, वो काज वो रीज़न जो किसी बॉडी को मूव करती हुई बॉडी को रोकने पे
मजबूर करती है। वो काज वो रीज़न जो होती है, उस काज उस रीज़न का नाम होता है हमारे पास है फोर्स। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये चीज़ें हमने की और हमने उसको मूव करवाने की कोशिश की या उसको हमने रोका, तो उसमें हम कहते हैं दैट इज़, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है, ठीक है, इज आल्सो नोन एज, ठीक है, नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। कहता है व्हाट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया, कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, कि हर एक बॉडी अपनी हालत रेस्ट या हालत मोशन के ख़िलाफ़ क्या करती है, मज़म्मत करती है। दिस इज़ नोन एज ए इनर्शिया। मीन्स बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना आपके पास बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना ही उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। क्यों? जितना फोर्स ज़्यादा एप्लीकेबल होगी तो वो ओवरकम करेगी इनर्शिया को। जब वो ओवरकम करेगी इनर्शिया को तो देन बॉडी मूव भी करेगी, और अगर वो ओवरकम करेगी इनर्शिया को तो देन बॉडी को आप स्टॉप भी कर सकते हैं। इसका मतलब रीज़न ये हो गया कि इनर्शिया डायरेक्ट डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे, और इसी तरह इनर्शिया, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितना आप उसके ऊपर मास से एप्लीकेबल है। मास है तो मास को रोकने के लिए फिर कितना फोर्स भी चाहिए आपको। सेम एज अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये जो न्यूटन का लॉ है, जो कि हमारे पास इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली हमने कहा था कि ये जो लॉ ऑफ मोशन है, इस लॉ ऑफ मोशन के बारे में जिसने एक्सप्लेनेशन दी उसका नाम था, ठीक है, अबू अली सीना। अबू अली सीना जो मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ मोशंस को एक्सप्लेन किया, और उसके मुताबिक जो अबू अली सीना जो था, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रेट साइंटिस्ट भी थे, ये हमारे पास, ठीक है, एक फ़िलासफ़र भी थे। तो इनके मुताबिक जो इनकी अपनी लिखी हुई बुक्स हैं, डेवलपिंग बुक्स हैं, जिनके अंदर इन्होंने टेंडेंसी ऑफ द मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन की, और इसी तरह फोर्स एंड प्रोजेक्टाइल के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, और परमानेंट फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी, और साथ ही साथ, ठीक है, डिसिपेटेड एक्सटर्नल फोर्सेस एंड एयर रेजिस्टेंस को भी एक्सप्लेन किया बेसिकली, ठीक है। और ये उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो ये कब था, ये 19, ठीक है, इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 1980 था, और इन्होंने डेथ, जो इनकी डेथ हुई वो 1037 के अंदर हुई। तो इसके दौरान इन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, एक्सप्लेनेशन दी। ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट के, ठीक है, नाम में ये जाने जाते हैं। तो इनके मुताबिक जब हम इस बात को देखते हैं तो इन्होंने हमें जो एक कंसेप्ट दिया, वो कंसेप्ट जो था वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी था। किसका था? फ्रेम ऑफ, कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होती है। तो कहता है व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि स्पेस, ठीक है, और सराउंडिंग, कोई स्पेस है आपके पास, कोई सराउंडिंग है अराउंड दी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के गिर्द, जिसके लिहाज से हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं, किसी भी पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये स्पेस जो इसके अराउंड होती है ये इसकी रेफरेंस फ्रेम होती है। ये इसकी क्या होती है? रेफरेंस फ्रेम होती है। जैसे हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन को मूव करते हुए देखने के लिए हमें रोड पे, ठीक है, उसकी पटरी के सामने खड़ा होना पड़ता है, और जब हम उसकी पटरी के सामने खड़े होते हैं तो देन इसका मतलब यह है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो देन वहाँ पे हम देखते हैं कि हम तो खुद रेस्ट में हैं लेकिन ट्रेन मूव कर रही है। इसका मतलब हमारे लिहाज से ट्रेन तो मूव कर रही है, बट उसके अंदर पैसेंजर जो बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के लिहाज से किस पे हैं? रेस्ट पे हैं। तो इस तरह की जो फ्रेम हो जाती हैं उनको हम कहते हैं ये रेफरेंस फ्रेम होती हैं, ठीक है। और रेफरेंस फ्रेम में ज़्यादातर हम जिसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं वो लेबॉर्ट्री, ठीक है, फ्रेम होती है, या दूसरी फिर मूविंग ट्रेन की अगर बात करें तो वो भी हमारे पास रेफरेंस फ्रेम में आ सकती है। सेम एज जब हम रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो हमारे पास फिर दो तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिनके ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम करेंगे थोड़ी सी।